नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में मैं चंचल आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। कल आपसे मैंने वादा किया था कि मैं एनवायरनमेंट की सीरीज़ आपको पूरी की पूरी करा दूँगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, 2 मिनट के सुन लीजिए। तो देखिए, एनवायरनमेंट की जो पूरी सीरीज़ है, ये लगभग-लगभग 15 घंटे की सीरीज़ होगी। यानी 15 घंटे में मैं आपको एनवायरनमेंट पूरा करा दूँगा और गारंटी मेरी है लगभग-लगभग 90% जो प्रश्न हैं, आपको यहाँ से मिल जाएँगे। मैं एक नई प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, इसका नाम रहेगा एनवायरनमेंट यूपीपीसीएस या फिर क्रैश कोर्स, 2 प्लेलिस्ट रहेंगे, ये वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? और मेरा एक क्रैश कोर्स चलता है यूपीपीसीएस का, जो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक मैंने इस पर फीस नहीं किसी से ली है, आप ज्वाइन करें, लेकिन हाँ, ये पेड रहेगी, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा। बाकी मैं पूरा यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, लेकिन यदि आपको पर्सनल मेरी गाइडेंस चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन आप पहले जब व्हाट्सएप करेंगे तो अपना नाम और प्लेस लिख के करिएगा। ये सुविधा पेड है, जिसकी शुल्क मैंने बहुत कम रखी है, जानकारी आपको मिल जाएगी उस पर, ठीक है? खैर, मैं बता भी दे रहा हूँ कि देखिए, इसका जो मैंने चार्ज रखा है वो 599 रखा हुआ है और 599 करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कि जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें। दूसरी बात कि एनवायरनमेंट हमारे पेपर में कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको मैं पहले कल के वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहें तो उसको भी एक देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। ये चैनल केवल और केवल यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है। यानी लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओआर हो, उसके लिए डेडिकेटेड है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर, आप जॉब प्रोफाइल की वीडियो नहीं बना रहे। देखिए, जॉब प्रोफाइल की वीडियो ऐसा नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, लेकिन जॉब प्रोफाइल की वीडियो से आपका पीसीएस प्री का पेपर नहीं निकलने वाला और नहीं आप आरओ परीक्षा पास करने वाले। आपके पास समय बहुत कम है, उस समय के अंडर में मैं आपको सोच रहा हूँ कि पूरा पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा दूँ। तो देखिए, वो वीडियो अच्छे लगते हैं, मैं जानता हूँ, उसमें मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो बना रहा, मैं जानता हूँ इस पर व्यूज़ बहुत कम जाएँगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा आप इसी वीडियो से पास कर पाएँगे और इन्हीं चीज़ों से पास कर पाएँगे। तो मन करे देखिए, मन करे मत देखिए। वैसे भी यूट्यूब पे चीज़ें भरी पड़ी हैं, क्योंकि पढ़ाई की चीज़ें देखने में लोगों को मज़ा कम आता है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, एनवायरनमेंट में एक वर्ड है एनवायरोनर। तो एनवायरोनर जो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक? जिसका अर्थ होता है घेरा हुआ या घेरना। तो यानी एनवायरनमेंट, एनवायरनर फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। अब हमारे पास एक टर्म आता है कि पर्यावरण हम कहते किसे हैं? तो देखिए, पर्यावरण की अलग-अलग परिभाषाएँ दी जाती हैं, लेकिन हमको वो परिभाषा से मतलब होता है जो सर्वमान्य हो। देखिए, हम जानते हैं कि भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया था और पर्यावरण अधिनियम के अनुसार जो है, हमको परिभाषा क्या दी गई है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जो परिभाषा, एक बार उसको सुन लीजिए। ये कहता क्या है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे, किसी जीव के चारों तरफ घिरे, सॉरी, भौतिक एवं जैविक दशाएं, भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया, तथा उनके साथ अंतःक्रिया, अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन, इंटरैक्शन क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, जिसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब ये संकल्पना कहती क्या है कि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। तो पर्यावरण क्या है? एक भौतिक और जैविक संकल्पना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो सकें। भौतिक और जैविक, भौतिक और जैविक संकल्पना है, ठीक? अब क्या है कि इसमें पृथ्वी को के भौतिक और अजैविक और जैविक संकटों को सम्मिलित किया जाता है। यानी ये कहता है कि पर्यावरण हमारा जो है, पर्यावरण हमारा जो है, वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है। यानी पर्यावरण हमारा क्या है? तो पर्यावरण हमारा डायनामिक है। डायनामिक कहने का मतलब क्या है? कि पर्यावरण परिवर्तनशील होता है। मतलब आज से 10 साल पहले का पर्यावरण और आज का पर्यावरण, आगे के 10 साल के बाद का पर्यावरण, इसमें अंतर था, अंतर है और अंतर रहेगा। क्योंकि पर्यावरण क्या होता है? समय के ऊपर और जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है, और जलवायु हमारा क्या है? एक परिवर्तनशील क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये सबसे बेसिक बात है पर्यावरण के बारे में। यानी हमको, यानी पर्यावरण का मतलब क्या है कि जिसका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़े, ठीक? उन घटनाओं को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, पर्यावरण के प्रकार को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपको यहाँ से देखिए प्रश्न मिलने लगते हैं अब। तो है क्या? टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखिए, 2 प्रकार के होते हैं पर्यावरण हमारे। पहला कौन सा? तो पहला हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा हमारा मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए, आपका घर जो है वो भी एक पर्यावरण में आता है, लेकिन ये क्या है? ये मानव निर्मित पर्यावरण है। आपने कोई हॉल बनाया, ये भी क्या है? एक पर्यावरण का ही उदाहरण आएगा, क्योंकि आपने उसको बनाया है। जैसे आपने कोई पॉली हाउस बैग बना दिया, पॉली हाउस बैग जिसमें खेती की जाती है, वो भी क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण बनाया है। आपने कोई खेती की, तो खेती आपने स्वयं खेती के लायक जमीन बनाई, फिर आपने उसमें किया, तो ये भी क्या होगा? मानव निर्मित पर्यावरण। यानी हर वो संरचना जिसको मानव ने बनाया है, वो मानव निर्मित पर्यावरणों के अंडर में आता है। अब आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि देखिए, इसमें आता है हमारे वायु, धूप, जल, पादप, जीव जंतु,
जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, तो ये सब किस में आएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक, उसमें से मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया वायु, पादप, जैवमंडल और कृषि युग भूमि। तो कृषि युग भूमि क्या होगी? तो वो मानव निर्मित पर्यावरण, यानी देखिए जिसका निर्माण मानव ने किया है वो मानव, क्योंकि जलवायु का निर्माण मानव ने नहीं किया, हालांकि जलवायु को प्रभावित मानव करता है। ठीक है, जलमंडल का निर्माण मानव ने नहीं किया लेकिन उसको प्रभावित करता है। जैवमंडल का निर्माण मानव ने नहीं किया लेकिन प्रभावित करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बेसिक अंतर है। ठीक, जैसे फसल उत्पादन प्रणाली, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारिक क्षेत्र, तो ये क्या है? मानव ने बनाया है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब किसको ने बनाया है? ये सब मानव ने बनाया है। तो ये सब किस में आएंगे? तो ये सब के सब आएंगे मानव निर्मित पर्यावरण में। चलिए अब देखिए आइए, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1986 में। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अब इसको समझ लीजिए कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण की बात की गई और ये फैसला किया गया कि 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आप एक काम करिएगा, कमेंट करिएगा कि वर्ष 2024 के पर्यावरण दिवस की, यानी पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं पर्यावरण के संगठक। तो देखिए पर्यावरण के संगठक जो होते हैं, 3 महत्वपूर्ण पर्यावरण के संगठक होते हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। देखिए पहला हमारा जो संगठक है वो हमारा है जैविक संगठक, दूसरा अजैविक संगठक, तीसरा हमारा ऊर्जा संगठक। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है? जैविक संगठक। तो जैविक संगठक के अंतर्गत में क्या आएंगे? इसके अंदर पादप आएंगे, जीव आएंगे और सूक्ष्म जीव आएंगे। ये सब के सब किसमें आएंगे? तो जैविक, मतलब आप और हम, ये सब के सब क्या जैविक संगठक में आते हैं। ठीक, अब आते हैं अजैविक संगठक, या इसको भौतिक संगठक भी बोलते हैं। ठीक, अजैविक संगठन के अंदर में मतलब आएगा स्थल, वायु, जल, या उसके जितने भी उप संगठक होंगे या जितने भी उसके सब पार्ट होंगे वो सब किस में आएंगे? तो अजैविक संगठक में आएंगे। अब आते हैं ऊर्जा संगठक। जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन जितने भी ऊर्जा के प्रकार होंगे वे सब के सब किस में आएंगे? तो सब ऊर्जा संगठक में आएंगे। ये पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में कौन जैविक संगठक है, कौन नहीं है। अजैविक संगठक का उदाहरण है, ऊर्जा संगठक के उदाहरण है, तो इसलिए ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। अब आता है पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। तो देखिए जैविक और अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। तो किसको बोलते हैं हम? जैविक और अजैविक, जैविक प्लस अजैविक के समेशन को यानी योग को हम पर्यावरण कहते हैं। देखिए जैविक विविधता, प्राकृतिक वास और ऊर्जा, ये क्या होते हैं? किसी पर्यावरण के सबसे प्रमुख तत्व होते हैं। फिर महत्वपूर्ण बात मैंने तो क्या बताया था कि पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता है। पर्यावरण में समय और स्थान मतलब टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। जैसे अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं इस समय यहाँ पर अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना है। ठीक, और सपोज करिए आप लखनऊ रह रहे हो, इलाहाबाद रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, अगस्त का महीना यहाँ पे इसमें बारिश हो रही होगी, लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी और जगह चले जाते हैं। सपोज करिए मान लीजिए हम चले जाते हैं इस समय अफ्रीकन, मतलब हम चले जाते हैं उत्तरी ध्रुव पे। तो उत्तरी ध्रुव पे इस समय वहाँ की जलवायु दूसरी होगी, समय भी दूसरा हो गया, स्थान भी दूसरा वहाँ पे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की चीज है। अब है क्या कि देखिए पर्यावरण जो होता है जैविक अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंधों पर आधारित होता है। ये पर्यावरण जो होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक उन दोनों के व्यवहार पर आधारित होता है। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी पर्यावरण के बारे में। अब आते हैं कुछ हम लोग और चीज कर। देखिए देखिए पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। तो देखिए पहला होता है, 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो देखिए भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे फसल उत्पादन के लिए वनों को काटना, तो ये हमारा प्रत्यक्ष प्रभाव है। निर्माण तथा उत्खनन कार्य, जैसे तटबंधों, डाई का निर्माण, सड़क पुलों का निर्माण, खनिज का निर्माण, खनिज तेल का शोधन या वेधन, ये सब के सब प्रत्यक्ष में आते हैं। मौसम रूपांतर कार्यक्रम, जैसे वर्षण से प्रेरित करने के लिए मेघ बीजन, उपल वृष्टि को रोकना या फिर नियंत्रित करना, ये सब क्या है? तो प्रत्यक्ष। नाभिकीय कार्यक्रम, देखिए मृदा क्षरण की दर में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो अवनालिका अपवर्तन होता है। इस पर हम लोग बात करेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक टर्म होता है मेघ बीजन, ये पूछा जाता है पेपर में होता क्या है। तो देखिए मेघ बीजन को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। देखिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के कुछ यौगिकों के प्रयोग द्वारा अतिशीतल बूंदों का घनीभवन क्रिस्टलाइजेशन करना सम्मिलित होता है। मतलब क्या है कि हम जो आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं वो क्लाउड सीडिंग के अंडर में ही आता है। तो यहाँ कंफ्यूजन कोई मत रखिएगा। अब आते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव में, मतलब कीटनाशक, रासायनिक दवाओं का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रयोग, तो ये हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष या पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, देखिए पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं वो फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज करते हैं, जिस कारण जहरीला कोहरा बनता है। ठीक, अब आते हैं पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं। तो देखिए पर्यावरण संबंधी कई अवधारणाएं हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहली अवधारणा है नियतवादी अवधारणा। तो देखिए नियतवादी अवधारणा को जो है इसको एफ रेटिजल ने दिया था। एफ रेटिजल ने दिया था। इनके अनुसार क्या कहता था कि
ये मानव क्या करती मानव को पर्यावरण का तत्व मानते थे, ठीक। और ये कहते थे कि मानव जीवन जो है वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है, ठीक। इसको निश्चयवाद की संकल्पना भी दी जाती थी। यानी ये कहते थे कि प्रकृति ने मनुष्य ने बनाया है, ठीक। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे इसकी मतलब ये है। दूसरा हमारा है नवनियतवादी अवधारणा। नवनियतवादी अवधारणा जिसको तो ग्रिफिथ टेलर और ओएच के स्पिट ने इसको एक बताया था। अब है क्या कि रुको जानो की नीति अपनाने को कहा गया था। मतलब ये कहता है कि मनुष्य जो होता है वो पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है। वो जैसा पर्यावरण होता है वैसा अपने आप में परिवर्तन लाता रहता है। मतलब टिकाऊ परिवर्तन भी मानव ही लाएगा। इसी को बोलते थे स्टॉप एंड गो, रुक और जाओ की नीति। इसके बाद हमारा अगला पर्यावरण का एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा यहाँ लिखा नहीं है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। संभववादी अवधारणा इसको दिया था किसने? विडाल डी लबास ने। तो विडाल डी लबास ने दिया था, ठीक। ये कहते क्या थे कि मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है और मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी पर्यावरण के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को मानव अपने लेवल तक जितना अधिक हो सके उतना अधिक कर सकता है। यानी वो कहते थे कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन करा लेते हैं, हम आर्टिफिशियल जलवायु बना लेते हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसको हम बोलते हैं संभववादी अवधारणा। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो विडाल डी लबास थे। ये नाम याद रखिएगा, विडाल डी लबास थे। इसके बाद एक और संकल्पना आती है जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद, सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। तो देखिए इसको जो है दिया क्या था? इसको दिया था प्रोफेसर कार्ल ओ सावर ने। कार्ल ओ सावर ने कार्ल ओ सावर कहते क्या थे कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीकी का विकास करता है और अपने संसाधनों का उपयोग करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी का विकास करता है और उन संसाधनों का उपयोग करता है, ठीक। ये संकल्पना सबसे अधिक यूएसए में लोकप्रिय हुई थी। जैसे अब इसको आप समझ लीजिए, जैसे मानव ने आग का आविष्कार किया, मानव ने पहिए का आविष्कार किया, मानव ने तकनीकी को अपनाया। तो ये सब क्या है? सांस्कृतिक निश्चयवाद की संकल्पना है जिसको कार्ल ओ सीवर ने दी थी। यानी ये अवधारणा मानव की सक्रियता पर बल देता है। इसके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है और अपनी संस्कृति को खुद ही रच रहा होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। एक अवधारणा और है लास्ट वाली, इसको समझिए। इसको बोलते हैं पारिस्थितिक अवधारणा। यहाँ पे नोट नहीं है, मैं इसको नोट करके आपको दे दूंगा, एक मिनट। इसको भी समझ लीजिए आप। तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिक अवधारणा। पारिस्थितिकीय अवधारणा, पारिस्थितिकीय अवधारणा। यानी यह अवधारणा कहती है कि मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है। मनुष्य और प्राकृतिक, मनुष्य प्लस प्रकृति सौहार्दपूर्ण संकल्पना पर बल देते हैं। यानी मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य और सहयोग की भावना के साथ कार्य कर रहे होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अंदर उतना परिवर्तन करना चाहते हैं जितना परिवर्तन एक दूसरे को हानि ना पहुंचाए। हालांकि ये यूटोपिया है, ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने अत्यधिक पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। अब एक चीज समझ लीजिए कि देखिए इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित और स्वतः नियंत्रित क्रियाविधि है। पर्यावरण के अंदर में, पर्यावरण में ये पूछा जाता है अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि, स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि यह विधि होती है जिसे हम होम्योस्टैटिक क्रियाविधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिक क्रियाविधि बोलते हैं। यानी मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इतना परिवर्तन करता है जितना वो एक सहन सीमा को पार ना कर जाए, ठीक है। यानी एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, या ये फिर कह लीजिए भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था मिस सैंपल। तो मिस सैंपल ये कहते थे कि मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। ये संकल्पना दिया था किसने? तो मिस सैंपल ने दिया था। ये इतनी चीजों को आप याद रखिएगा। अभी हम लोग और भी बातें करेंगे। बातें अपने पहले टॉपिक पे, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए यहाँ से भी आपको हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और कभी कभी 3 ही मिल जाते हैं। तो हालांकि इस टॉपिक में थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा क्योंकि इसकी चीजें फैक्चुअल बहुत सारी हैं और आपको रटना पड़ता है, तो धैर्य दे के सुन लीजिएगा। और इसका पार्ट नंबर 2 भी कल आएगा,
तो देखिए है क्या, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए पहला एक टर्म है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी क्या है, एक विज्ञान है, यह एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों यानी इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक टर्म आता है ओकियोलॉजी। ओकियोलॉजी, ओकियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था तो वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ये प्रश्न आपसे आयोग पूछ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हेकल ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था 1866 में। ठीक, अब इसी से बना हुआ एक वर्ड है, हमारा जो वर्ड इकोलॉजी है वो इसी से बना हुआ है, इकोलॉजी। ठीक, तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ओकियोलॉजी से वर्ड बना हुआ इकोलॉजी, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अर्नेस्ट हेकल जो थे एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे, तो जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। अब देखिए आते हैं एक महोदय और थे, ओडम। ओडम, ओडम ने क्या कहता कि पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन माना था। तो ये पूछा जाता है कि प्रकृति की संरचना और प्राकृतिक को किसका, तो ओडम ने कहा था। देखिए महत्वपूर्ण हमारे इसमें क्या क्या चीजें, अब इसको एक एक करके समझ लीजिए। देखिए है क्या कि पारिस्थितिकविद थे, एक महोदय थे, उनका नाम था आर्थर टांसले। आर्थर टंसले या टांसले, अंग्रेजी में अलग अलग वर्ड है, जैसे आप नाम को पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है, उस शब्द की सबसे पहले व्याख्या या प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, तो आर्थर टांसले ने कहा था। टांसले क्या कहते थे कि किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय, किसी भी स्थान के जो जीवीय समुदाय हैं, जीव समुदाय मतलब प्रकृति के सजीव घटक, सजीव, और उनके चारों ओर पाया जाने वाला, उनके चारों ओर पाया जाने वाला अजीवीय पर्यावरण, अजीवीय मतलब जो जैविक ना हो पर्यावरण, ठीक, से निर्मित घटकों को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है वो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पर्यावरण की प्राकृतिक या फिर कार्यात्मक इकाई है। और इन्होंने कहा था कि जो पारिस्थितिकी होती है यानी इको जो सिस्टम होता है वो एक खुला हुआ तंत्र है। पारिस्थितिकी एक ओपन तंत्र है, खुला हुआ तंत्र है, यानी ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पादप, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पादप का आपस में आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि आपने कोई भी पौधा लिया, पौधा जैसे मान लीजिए गाजर मूली लिया और आपने उसको खाया, तो आपको उससे कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलेगी। ठीक, अब उस ऊर्जा का आप कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे, तो वो कहते हैं कि ऊर्जा और पादप आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, इसलिए उन्होंने उसको ओपन सिस्टम का नाम दिया था। अब देखिए पृथ्वी पे लगभग 71% भाग पर जल है। 71% भाग पे जल है, जिसको हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे वायु पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, यानी विश्व में सर्वाधिक स्तर पर फैला हुआ क्या है, 71% जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब होता है जैव मंडल। देखिए जैव मंडल में क्या क्या आते हैं, पहले ये समझ लीजिए, आयोग आपसे जिस पर भी प्रश्न पूछता है। तो देखिए मिट्टी, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत को हम बोलते हैं जैव मंडल। मिट्टी, जल, वायु की पतली परत से बनी हुई परत को बोलते हैं जैव मंडल, जो पृथ्वी के चतुर्दिक अवधारणा मंडल के रूप में व्याप्त होती है। यानी इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंडर में ही शामिल करते हैं। अब आता है देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इको सिस्टम। देखिए अब है क्या, इसको एक एक जान लीजिए। पहला होता है जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है अजीवीय या अजीवीय, और तीसरा होता है ऊर्जा, जिसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ठीक, अब इसके घटक के भी अपने अलग अलग घटक होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। ये क्या होते हैं, तो देखिए सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे या समझिए पौधे वो सब के सब क्या है, उत्पादक हैं, जो भोजन का उत्पादन करते हैं और ऊर्जा का संचयन करते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं और ऊर्जा का संचयन करते हैं। जैसे कोई पौधा है तो पौधा क्या करेगा, अपनी पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल करके भोजन का उत्पादन करेगा, और जब भोजन होगा तो उसमें ऊर्जा भी होगी। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सब जीवधारी जो होते हैं वो आते हैं इसके अंडर में, मतलब हम भी इसी के अंडर में आते हैं। यानी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं वे सब के सब उपभोक्ता हैं। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं। जैसे मान लीजिए बकरी, तो बकरी कैसी है, एक शाकाहारी उपभोक्ता है। मनुष्य, तो मनुष्य हमारा क्या है, सर्वाहारी है।
अब जैसे हम शेर को ले लें तो शेर हमारा क्या है, एक मांसाहारी उपभोक्ता है, क्योंकि बकरी क्या करेगी, घास को खाएगी और बकरी को शेर खा जाएगा, उसलिए वो मांसाहारी में आता है। अभी इसका हम सब डिवीजन भी अलग अलग करते हैं। क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। अब उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये कोई दूसरा जीव है, ये तीसरा जीव है। इसने क्या किया, मिट्टी से, मिट्टी, जल प्लस सूर्य, इन तीन से इसने सहायता लेके पौधे ने क्या किया, अपना भोजन बनाया। तो भोजन बनाया तो इसके अंदर ऊर्जा का संचय होगा। अब इस पौधे को किसी जीव ने खा लिया, ठीक। अब उस जीव के ऊपर बहुत सारे मान लीजिए पैरासाइट हो सकते हैं, उन्होंने भी उसको खाया। तो जो ये खाएंगे ये सब किस में आएंगे, तो ये आएंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर में। फिर इसको इसने खाया, यानी एक पूरी पूरी चेन चलती रहती है। यानी उत्पादक जो होते हैं वो जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। यानी उत्पादक क्या होते हैं, तो जो उत्पादक होते हैं वो जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिए, बिचौलिए मतलब डिकम्पोजर का काम करते हैं, ठीक। अब देखिए जो कंज्यूमर होते हैं उन कंज्यूमर के तीन टाइप होते हैं, उत्पादक के तीन टाइप होते हैं। पहला प्राइमरी उत्पादक, दूसरा हमारा सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता, और तीसरा हमारा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। देखिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत में क्या आते हैं हमारे पास, जैसे गाय आ गई, हिरन ले लीजिए, बंदर ले लीजिए, जिराफ ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, क्योंकि सब शाकाहारी हैं। तो ये किसमें आएंगे, तो ये सब आएंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक, या प्राथमिक उपभोक्ता इसको बोलते हैं। अब आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वो जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ इत्यादि, क्योंकि ये इनको खाएंगे और अपना भोजन प्राप्त करेंगे। देखिए तृतीय श्रेणी या तृतीय भोक्ता, इसमें क्या आएंगे, जैसे सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू, तो ये सब आएंगे। देखिए ऐसा भी कई बार होता है कि एक ही उपभोक्ता वो सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में आ जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक टर्म आता है पैरासाइट परजीवी। परजीवी, परजीवी क्या होते हैं, जो अन्य उपभोक्ताओं पर निवास करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो अन्य उपभोक्ताओं पे, वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा एक टर्म आता है प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स जिसको नरभक्षी बोला जाता है हिंदी में, ठीक। इसमें सेकेंडरी प्लस टर्शियरी, यानी ये अपना भोजन सेकेंडरी प्लस टर्शियरी से प्राप्त करते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों से प्राप्त करते हैं। और एक टर्म आता है हमारा ओमनिवोरस, जिसको हम लोग सर्वभक्षी बोला जाता है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में क्या है, इसमें आता है ह्यूमन, मनुष्य आता है, ठीक, क्योंकि ये अपना भोजन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों से प्राप्त कर लेता है, ठीक, इसलिए इसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण टर्म हमारा है अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता, या जिसको हम लोग डीकम्पोजर बोलते हैं अंग्रेजी में, डीकम्पोजर। देखिए यानी वे जीव घटक जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करके भोजन प्राप्त करते हैं, वे सब आते हैं। इसको हम प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं, प्रकृति का मेहतर बोलते हैं, या स्कैवेंजर्स बोला जाता है। जैसे इसके में क्या क्या आएंगे, जीवाणु, वायरस, फंगस, ये सब के सब क्या आएंगे, तो ये अपघटनकर्ता में आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर जाए, जानवर मरने के बाद वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ वायरस आएंगे और उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे, तो ये सब किस में आएंगे, तो ये सब अपघटनकर्ता में आएंगे। अब एक टर्म और लास्ट आज के लिए, वो हमारा अजैविक घटक या अजीवीय घटक जिसको बोलते हैं हम लोग, अजीवीय घटक, अजीवी घटक, या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें तीन टर्म होते हैं, एक एक करके समझ लीजिए। पहला होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। दूसरा हमारा कार्बनिक जिसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, और तीसरा हमारा होता है फिजिकल या भौतिक, भौतिक, फिजिकल। देखिए इसके आपसे एग्जांपल पूछते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका मिट्टी आ गया, जल आ गया, या किसी भी प्रकार का लवण आ गया,
पोटेशियम आ गया, सल्फर आ गया, मतलब जिसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं होगा, जिसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं होगा। हालांकि जल में हाइड्रोजन शामिल है, ठीक, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे मिट्टी, जल, लवण, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनियम, सब के सब क्या होंगे? अकार्बनिक होंगे। कार्बनिक का मतलब क्या होता है कि जो जैविक घटकों पर डिपेंड करते हैं, जैसे यूरिया, CH4, CO2, सॉरी CO2 नहीं आएगा यहाँ पर, C2H4 ले लें हम, तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे कार्बनिक में आएंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब आएंगे किस में? तो कार्बनिक में आएंगे। अब आता है फिजिकल। देखिए फिजिकल में हमारे पास क्या क्या आएगा? तो फिजिकल में हमारे पास आएगा, जैसे मान लीजिए लाइट, प्रकाश, ताप, टेम्परेचर, ठीक। इसके बाद मान लीजिए हमारा एयर, हवा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो ये सब किस में आएंगे? भौतिक में आएंगे। तो देखिए ये आज का हमारा पहला बेसिक लेक्चर था इन्वायरमेंट के बारे में। इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो अधिकतम से अधिकतम परीक्षा अनुकूल होते जाएंगे, क्योंकि पहले जानते हैं आप किसी भी टॉपिक को, पहले टॉपिक पढ़ने में कुछ कुछ चीज़ें बोरिंग होती है, क्योंकि भूमिका बनानी होती है। तो आप एक काम मुझे करिएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनली मुझे बता सकते हैं। देखिए ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, डिपेंड आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए व्यूज़ महत्वपूर्ण होते हैं। आप मेरी एक हेल्प क्या करिए कि आप चैनल को या लेक्चर को किसी न किसी को शेयर कर दिया करिए। ये समझिए कि आप मेरी फीस दे रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए, आपके मेरे यानी चंचल के साथ पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कल रिलीज होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।